अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। 3-4 चीज़ों पे बात कर लेते हैं। नून लीग के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज जो पतन की रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत ही हैरान कुन है। उसमें होश रुबा इंकशाफात किए गए हैं। किस तरीके से इलेक्शन में धांधली की गई, नवाज शरीफ को जितवाने के लिए क्या करना पड़ा, नवाज शरीफ कैसे अपना इलेक्शन जीते हैं, ये सारा कुछ खोल खाल के सामने रख दिया है। और आप हैरान होंगे कि पतन की रिपोर्ट ये बताती है कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट 100% से भी ज़्यादा रहा। इसका मतलब ये होता है कि जितने रजिस्टर्ड वोटर हैं उससे भी ज़्यादा वोट पड़े हैं कुछ पोलिंग स्टेशन में नवाज शरीफ साहब को। ये रिपोर्ट क्या बता रही है और हमारे सामने क्या हक़ाइक़ आए हैं, ज़रा इसकी कुछ चीज़ें देख लें। एक तो देखें, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ के इंतखाबी हल्के N130 में जो धांधली हुई वो 2002 के इंतखाबात के बाद से पंजाब की तारीख की बदतरीन धांधली है। 2002 के इंतखाबात से के बाद 2002 में क्या हुआ था? 2002 में एक तो वो इंतखाबात हुए थे जिसमें परवेज़ मुशर्रफ ने काफिले को जितवाया था, और उसी साल एक और चीज़ हुई थी। क्या हुआ था? उसमें रेफरेंडम हुआ था। परवेज़ मुशर्रफ का रेफरेंडम हुआ था और आपको शायद याद हो कि उस रेफरेंडम का रिज़ल्ट जो है वो 102% आ गया था पहले, लेकिन ख़ुद कंपाइल करने वालों ने कहा कि ये क्या हो गया है। वो जिस तरीके से वो रेफरेंडम हुआ तो कंपाइल होकर 102% पे आ गया, फिर उसको ठीक करके 97 पॉइंट समथिंग जारी करना पड़ा कि जी ये रेफरेंडम का रिज़ल्ट जो है 97% कुछ आया, लेकिन पहले 102% आ गया। इसमें भी यही हुआ है। नवाज शरीफ के कुछ पोलिंग स्टेशन का जो टर्न आउट है वो 102% हो गया है। अच्छा, आप क्या इसमें रिपोर्ट में बताया गया? इसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ के इंतखाबी हल्के NA-130 के कई फॉर्म 45 पर टर्न आउट 90 से 102% के रहा, जबकि इसी हल्के के सूबाई निशस्तों का टर्नआउट लगभग 40% रहा। यानी 90 से 102% टर्नआउट नवाज शरीफ का ऊपर NA कौमी असम्बली का आ रहा है और नीचे सूबाई असम्बली का जो टर्नआउट आ रहा है वो 40% आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कौमी असम्बली का वोट कास्ट किया और सूबाई असम्बली का वोट कास्ट किए बगैर चले गए। ये बात मानने में नहीं आती क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा नहीं होता कि लोग घर से निकलें, कौमी और सूबाई असम्बली की दोनों की पर्चियां हासिल करें, कौमी का वोट डालें, सूबाई का ज़ाया कर दें और ऐसी तादाद जो है 50% हो, 50% से भी ज़्यादा हो। ऐसा नहीं होता। फिर इस रिपोर्ट में, पतन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 82 पोलिंग स्टेशन पर NA-130 के फॉर्म 45 पर औसत टर्नआउट 86% था, जबकि इन्हीं पोलिंग स्टेशन पर सूबाई सीटों का औसत टर्नआउट 41% था। 82 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं नवाज शरीफ के NA-130 में। नवाज शरीफ के 82 पोलिंग स्टेशन, 82 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर 130 यानी N130 के फॉर्म 45 पर औसत टर्नआउट 86% था और सूबाई असम्बली का 41% था। इसी तरह से 36 पोलिंग स्टेशन पर NA-130 के फॉर्म 45 पर टर्नआउट 90 से 99% रहा। 99% टर्नआउट, यानी लोग घरों से निकले, 99% लोगों ने वोट दिया नवाज शरीफ को। 99% लोगों ने, यानी टर्नआउट ही 99% रहा। यानी आप सोचिए कि किसी एक पोलिंग स्टेशन पर अगर 2000 वोटर रजिस्टर हैं तो तकरीबन 1998 लोगों ने या चलिए 1990 लोगों ने वोट कास्ट किया। नवाज आखिर बाहर आए और उन सब ने नवाज शरीफ को वोट कास्ट कर दिया। टर्नआउट इतना ज़्यादा रहा। और इन्हीं पोलिंग स्टेशन पर सूबाई असम्बली को जो टर्नआउट था वो 40% से भी कम था। इसी तरह 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां NA-130 का टर्नआउट 100% या उससे भी ज़्यादा था, तहां वहीं सूबाई हल्कों का टर्नआउट 50% से भी कम था। और फिर वो कहते हैं कि माजी के तमाम इंतखाबात में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की मुश्तरका सीटों का टर्नआउट है लगभग एक जैसा होता है। लगभग 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन सूबाई और कौमी का टर्नआउट एक ही जैसा होता है। खुसूसन जब एक ही दिन में पोलिंग हो रही हो। पहले होता था कि सूबाई असम्बली का वोट जो है वो तीसरे दिन पड़ता था और जो कौमी असम्बली का वोट, यानी आज इलेक्शन हुए हैं 2 दिन बाद सूबाई असम्बली का इलेक्शन हुआ है, उसमें फिर टर्नआउट में फ़र्क पड़ सकता था। लेकिन जब से ये हो रहा है कि एक ही दिन इलेक्शन होते हैं तो तब से ऐसा नहीं होता। फिर वो कहते हैं मजमूरी तौर पर 12% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए वोट डाला, मगर वहाँ से लड़ने वाले सूबाई उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। ये एक मशकूक अमल है। ये सारी चीज़ें अब आज पतन की रिपोर्ट में सामने आई हैं। ये बातें जब मैंने अपने प्रोग्राम में शरीक बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब के सामने रखी, उन्होंने कहा ये रिपोर्ट गलत है। उन्होंने कहा पतन की रिपोर्ट गलत है क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि 102% वोट पड़ रहे हो, 99% वोट पड़ रहे हो, नीचे आधे वोट पड़ रहे हो, क्योंकि वो कहते हैं कि एक ही वक्त में एक वोटर को
दोनों पर्चियाँ जारी होती हैं, सूबाई की भी और कौमी की। तो वो कहते हैं कि जी ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, चूँकि ये मुमकिन ही नहीं है तो ये गलत रिपोर्ट है। तो मेरा यही आर्गूमेंट था कि इससे आप अंदाज़ा करें ना कि नून लीग के लिए कैसे वोट फॉर्म 47 तैयार किया गया, कि वो रिज़ल्ट तैयार कर दिया गया जो मुमकिन ही नहीं है। खुद दानियाल चौधरी कह रहे हैं ये मुमकिन ही नहीं है, तो जो मुमकिन ही नहीं है वो रिज़ल्ट तैयार किया गया। आप सोचें कि कैसे धांधली की गई। वैसे भी देखिए, जब हाथ से रिज़ल्ट तब्दील हो रहे थे, रात को अफरा तफरी थी, सुबह हो गई थी, रिज़ल्ट जारी करने थे, रिज़ल्ट रोके हुए थे, 6 घंटे हो गए थे, मीडिया चीख रहा था। तो जब हाथ से रिज़ल्ट चेंज किए जा रहे थे तो चेंज करने वालों ने ये हिसाब किताब नहीं लगाया कि जब हम इसको टोटल सारे फॉर्म 45 को जमा करेंगे तो वो रिज़ल्ट निकल आएगा कि जो मुमकिन ही नहीं है। यानी जिस पोलिंग स्टेशन का एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो चेंज कर रहा था रिज़ल्ट को, उसके पास दूसरे पोलिंग स्टेशन का चूँकि रिज़ल्ट नहीं था, तो इसलिए उसने बस जहाँ पे फिगर उसको समझ आई कि जी यहाँ 93 है, उसको 993 करना है, जहाँ पर 342 है उसको 842 करना है। तो ये तब्दीलियाँ जब वो कर रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि रिज़ल्ट ओवरऑल क्या हो जाएगा। इसीलिए जो रिज़ल्ट आखिर में मुरतब होकर सामने आ गया वो हैरानकुन था, बल्कि वो होशरुबा था, वो नामुमकिन था। तभी आज दानियाल चौधरी मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे, बैरिस्टर दानियाल, कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं है जो रिज़ल्ट आपने दे दिया है। तो ये जो आज रिपोर्ट सामने आई है, इसने नवाज शरीफ का कच्चा चट्टा खोल दिया है, इलेक्शंस का भी कच्चा चट्टा खोल दिया है, नवाज शरीफ की मकबूलियत का भी खोल दिया है। अब आप सोचें ना, पंजाब के सूबे में हुकूमत कर रही है, यानी वोट क्लेम करती है नून लीग कि हमें तो नवाज शरीफ के नाम का वोट पड़ता है, और नवाज शरीफ को खुद वोट नहीं पड़ा तो बाकियों को वोट कैसे पड़ा होगा। आप सोचें ना, अगर नवाज शरीफ को वोट नहीं पड़ा तो एहसन इकबाल को कैसे पड़ेगा, राना तनवीर को कैसे पड़ेगा, क्योंकि इन सबको तो नवाज शरीफ का वोट पड़ता है। तो जब इनको नवाज शरीफ का वोट पड़ता है, नवाज शरीफ को अपना वोट नहीं पड़ा, तो आप सोचें कि ये कैसे मुमकिन है कि इनको वोट पड़ जाता। तो ये रिज़ल्ट्स हैं, ये टोटल जो है वो हालातों वाक़यात हैं। अब आप आ जाइए जनाब ज़रा एक दूसरी स्टोरी पर, दूसरी वारदात पर जो आज डाली गई है। वो वारदात क्या है? वो वारदात ये है कि आज दो बिल पेश किए गए हैं कौमी असम्बली में। एक इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसमें 2 तरमीम पेश की गई हैं, सेक्शन 66 और सेक्शन 104। सेक्शन 66 जो है वो पार्टी डिक्लेरेशन के हवाले से है कि जो एक दफ़ा पार्टी की डिक्लेरेशन दे दे वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। और इसी तरह से वो सेक्शन 104 है कि मखसूस नशस्तों के हवाले, वो मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन ये जो सेक्शन 66 है कि जी चूँकि PTI ने, और इसमें ये भी तब्दीली की जा रही है, मुजवज़ात और तरमीम है कि अगर आप आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद एक पार्टी ज्वाइन कर लें तो फिर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। ये बात तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला अकल के अंधों ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि ये लोग तो आज़ाद मुंतखब ही नहीं हुए, ये लोग तो थे ही PTI के। ये PTI के लोग थे जिनको, जो कम से कम 39 लोग ऐसे थे जो PTI के थे, PTI के डिक्लेरेशन उन्होंने फॉर्म दिया था, उनका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना गलत था। वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना ही गलत हो चुका है। यहाँ पर तरमीम की जा रही है कि चूंकि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके हैं इसलिए वो PTI में नहीं जा सकते, यानी वो एक डिक्लेरेशन दे चुके हैं तो दूसरा डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। तो ये तो अजीबोगरीब, ये फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाके उड़ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हमारा फैसला ये तो है ही नहीं कि इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से निकाल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डालो। सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हमारा तो फैसला ये है कि ये लोग जब इलेक्शन लड़े हैं तो ये PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन कमीशन अपनी गलती दुरुस्त करे। तो जब इलेक्शन कमीशन अपनी गलती दुरुस्त करनी है तो फिर गलती तहरीक इंसाफ ने नहीं की, फिर तो गलती इलेक्शन कमीशन ने की हुई है। लेकिन ये किया सिर्फ इसलिए जा रहा है ताकि रोला डाला जा सके, इसको गड़बड़ कर दो, सुप्रीम कोर्ट से पंगा ले लो, टाइम बाय करो, दोबारा इसको सुप्रीम कोर्ट के पास भेजो। लेकिन याद रहे कि जितनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, जितनी इस निज़ाम में उलझने बढ़ेंगी, उतनी इस निज़ाम की उम्र कम होगी। और फिर दूसरी तरमीम क्या हो रही है 104 में कि मखसूस नशस्तों की जो लिस्ट अगर किसी जमात ने जमा नहीं कराई तो उसको फिर मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। और भाई तहरीक इंसाफ ने तो मखसूस नशस्तों की लिस्ट जमा कराई हुई है, तहरीक इंसाफ ने जमा कराई हुई है, तहरीक इंसाफ को तो मिल सकती है। और तहरीक इंसाफ अब तो पार्लिमानी पार्टी भी बन गई है। पहले आपका एतराज़ ये था कि चूँकि तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी नहीं है, चाहे उसने लिस्ट जमा कराई हुई है तो इसलिए इसको मिल नहीं सकती। अब उसकी लिस्ट मौजूद है और वो पार्लिमानी पार्टी बन गई है, तो फिर आप उसकी मखसूस नशस्तें कैसे रोक सकते हैं? ये सारी बातें आज़म तारड़ को पता हैं, लेकिन रौला सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है कि इसको इतना मुबहम कर दें, सारे मामले को इतना उलझा दिया जाए,
इतना कंफ्यूज कर दिया जाए कि लगे कि वो हो ये तो लड़ाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वाज़ेह है, हक़ाइक़ भी सामने है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, इसमें कोई एम्बिग्विटी मौजूद ही नहीं है। तो ये जो है सूरत हाल, वो हुकूमत की एक वारदात अपनी जो एक मुद्दत है उसको थोड़ा सा तूल देने की एक कोशिश है कि उनकी निज़ाम की मुद्दत थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन हालात सादा नहीं हैं, हालात कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं इस हुकूमत के लिए। अता तारड़ साहब आज शाहजेब के प्रोग्राम में थे, आएँ बाएँ शाएँ, कोई सवाल का जवाब बन नहीं पा रहा था क्योंकि सवाल का जवाब है नहीं। अता तारड़ साहब एक अच्छे आदमी हैं, एक ज़हीन आदमी हैं, एक उनके पास विट भी है, जवाब भी होते हैं, लेकिन वो बेचारे तभी जवाब देना जब जवाब मौजूद हो। जब जवाब एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा तो वह कैसे देंगे? मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता, उन्होंने फिर भी ज़ाहिर है मैनेज किया होगा, लेकिन उनके पास तो जवाब भी मौजूद ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। अब ज़रा आ जाएँ कि रात गए एक तहरीक इंसाफ को खुशखबरी मिली है और अच्छी खबर तहरीक इंसाफ के लिए आई है। सुमन रिफत साहिबा ने आज जो फैसला महफूज किया था वो सुना दिया है और कहा है कि फ़ौरी तौर पर डीसील किया जाए तहरीक इंसाफ का दफ्तर। वो अलग बात है, और मैंने आपको जैसा कि कहा था कि इसी तरह का फैसला आएगा कि तहरीक इंसाफ का दफ्तर खोलने का हुक्म दिया जाएगा और साथ में कुछ कदमें लगा दी जाएंगी कि आप सेफ्टी मेजर्स पूरे करें। यही हुआ है, कहा गया है कि फायर अलार्म्स लगाएं और जो बायलॉज हैं उसको पूरा करें, किचन में गैस लीकेज के लिए इंडिकेटर्स लगाएं, वहाँ पर फ़ोन नंबर्स आवेज़ा करें किचन में काम करने वाले लोगों के लिए, और आग बुझाने के आलात नस्ब करें। ये सारा कुछ उनको कहा गया है और ये सारा कुछ ज़ाहिर है ठीक किया है। ये अगर तहरीक इंसाफ के लोग ऑफिस में ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो इसमें नुकसान तो कोई नहीं, अच्छा ही होगा, फ़ायदा ही होगा, किसी भी खुदा न खासा हादसे से नागहानी सूरत से बच सकते हैं। लेकिन असल ख़बर ये नहीं है कि उनको हिदायत दी गई हैं कि वो सेफ्टी मेजर्स लें, वो तो लेनी ही चाहिए। असल बात ये है, असल सूरत हाल ये है कि दफ्तर फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दिया गया है। इम्पॉर्टेंट मैटर ये है, आज इमरान खान साहब की अडयाला में कुछ सहाफ़ियों से बातचीत हुई और उसमें जो सवालात उनसे हुए और जिसके जवाब उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं। देखें, इस वक्त जो एक ही सबसे बड़ा मौजू है कि क्या इमरान खान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या इमरान खान के मुज़ाकरात हो सकते हैं। इमरान खान जो बातें कर रहे हैं, जो ऑफ़र्स कर रहे हैं या मुज़ाकरात पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी ख़बर बन के सामने आई हुई है और उस पर हुकूमत भी परेशानी का शिकार है। समझ नहीं आ रही क्या करें। कल मुसद्दिक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आइए बैठते हैं, हमारे साथ बातचीत करें। आज अता तारड़ साहब ने कह दिया है कि नहीं जी, इनसे कैसे बातचीत हो सकती है। तो हुकूमत को ख़ुद पता नहीं है कि करना क्या है। 4 वज़ीर जो हैं इस वक्त वो इस्तीफ़ा दिए पड़े हैं शहबाज शरीफ साहब को कि हमारा इस्तीफ़ा कबूल करो। एहसन इकबाल साहब हैं इसमें, जनाब एक ये जो आपके राना तनवीर साहब हैं, 2 वज़ीर और हैं जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया हुआ है कि जनाब हम भी काम नहीं कर सकते, इस्तीफ़ा ले लें। उलझनें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है। तो इमरान खान ने फ़ौज से मुज़ाकरात पर रज़ामंदी ज़ाहिर करते हुए कहा है कि जी एक हम अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं, फ़ौज भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दे और बातचीत हो जाती है, तो बातचीत की जा सकती है। अच्छा, अब ये भी मुमकिन है कि बातचीत के अमल का आगाज़ ही हो गया हो, आगाज़ हो चुका हो और इमरान खान ज़ाहिर है कल को ये हो भी सकता है, बात भी सामने आ सकती है कि इमरान खान फ़ौज से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो इसलिए उन्होंने कह दिया है कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बातचीत के अमल का आगाज़ किया जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है जैसा इमरान खान कह रहे हैं तो वो तो फिर ज़ाहिर है पब्लिकली होगा, यानी एक नुमाइंदा उधर से मुकर्रर किया जाएगा, एक नुमाइंदा से मुकर्रर किया जाएगा, उनकी फिर मीटिंग होगी। ज़ाहिर है मीटिंग के कंटेंट सामने नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल मीटिंग का पता होगा कि भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है, तो वो फिर कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो इमरान खान कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं, बातचीत करें। साफ़ी ने कहा कि आप फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं, उन्हीं से आप मुज़ाकरात चाहते हैं, आप सियासतदानों से बात क्यों नहीं करते। तो इमरान खान ने कहा क्या हम फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं लगा रहे, हमने फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, हमने फ़ौज पर सिर्फ तनकीद की है, इल्ज़ामात नहीं लगाए। उन्होंने कहा कि तनकीद जायज़ है कि ये SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मोहसिन नकवी किसका नुमाइंदा है, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज़ है, मोहसिन नकवी उनका ही तो नुमाइंदा है। तो ये मोहसिन नकवी के हवाले से उन्होंने बातचीत की। तो फिर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर फ़ौज मोहसिन नकवी को ही नुमाइंदा मुकर्रर कर दे और इख्तियार दे दे कि आपसे बातचीत करें तो फिर, तो इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम मोहसिन नकवी से बात नहीं करेंगे क्योंकि इसने IG के साथ मिलकर, IG पंजाब के साथ मिलकर हम पर बहुत जुल्म ढाए हैं
और हमारा ज़िल्ले शाह को उन्होंने का जिक्र किया कि वो मारा गया और लोगों की शहादतें हुई, तो उन्होंने कहा कि जी बहुत जुल्म ढाए गए हैं, तो इनसे तो हम बातचीत मोहसिन नकवी से तो बातचीत नहीं करेंगे अगर बातचीत हुई। तो इस तरह की चीज़ें इमरान खान ने डिस्कस की हैं। लेकिन ये जो मुज़ाकरात का बार बार कहा जा रहा है और एक आज यानी ये अमल शुरू होते ही जो हम देख रहे हैं कि माहौल कुछ बेहतर सा या बदला सा दिखाई दे रहा है, चीज़ें जो है वो उतनी सख्ती उनमें चीज़ों में नहीं रही, तो ये खुशाइंद है। पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, पाकिस्तान में जो लोग जीते थे एक्चुअली उनका मैंडेट उनको वापस किया जाए, हुकूमत जो है वो असल अवाम के नुमाइंदों के हवाले की जाए और फ़ौज का परसेप्शन बेहतर हो, फ़ौज की जो लोगों से शिकवे हैं वो भी ख़त्म हो और ओवरऑल जो सूरत हाल है, माहौल है वो बेहतर हो जाए, मुल्क में एक एतमाद की फ़ज़ा पैदा हो, कारोबारी तबका जो है वो कारोबार करने लगे। तो सभी को यही चाहिए, सभी को और क्या चाहिए, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इक़्तिदार उन लोगों को हवाले ना किया जाए जिनको लोगों ने वोट किया, यानी असल अवाम के नुमाइंदों को वोट ना दिया जाए, इक़्तिदार ना दिया जाए, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।